हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। देखो एप्लीकेशंस क्या होंगी, मतलब क्या यूज़ होगा जो हम इलास्टिक बिहेवियर का पता करते हैं मटेरियल का, उसका क्या यूज़ है, हमें क्या फ़ायदा होता है उसका। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल है अगर उसके इलास्टिक लिमिट तक उसका स्ट्रेस दिया जाए तो ठीक है ना। उसके बाद अगर हम स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक डिफॉर्मेशन सेट हो जाएगी परमानेंट, ठीक है। और अगर और ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो उसमें क्या होगा, वो ब्रेक भी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें उसकी इलास्टिक लिमिट के बारे में पता है या हम कहें उसका हमें प्लास्टिक रीजन पता है, ठीक है, तो हम उसमें पता कर सकते हैं कि ये डक्टाइल है मटेरियल या ब्रिटल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की थी, देखो जरा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है यहाँ पर कि जितना स्ट्रेस दे रहे हो उसी के प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बनता है ए पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद हम बी तक हम क्या कहते हैं कि हमारी ये इलास्टिक लिमिट है, कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो ऑब्जेक्ट को या कोई मटेरियल को, ठीक है, तो वो अगेन अपनी क्या कर लेगा, उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगर इसके बाद भी स्ट्रेस लगेगा, देखो ये इलास्टिक लिमिट क्या है, एक तरह का स्ट्रेस ही है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्ट्रेस की वैल्यू है वो इलास्टिक लिमिट हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, सी पॉइंट तक हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पर परमानेंट सेट हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर उस स्ट्रेस से बाहर हमने स्ट्रेस दिया तो क्या होगा, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हमने स्ट्रेस दिया तो क्या होगा, उसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसमें आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा ई पॉइंट जिसपे वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, ये सब आपको पता है। तो चलो वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हमने समझनी है। देखो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कि जो मेटेलिक पार्ट्स है मशीनरी का, जो मेटल वाले पार्ट है मशीन के, ठीक है, अगर आप उनको देखोगे उनमें अगर हम स्ट्रेस जो है इलास्टिक लिमिट के बाद तक दे दें, अगर जितनी उसकी इलास्टिक लिमिट है मटेरियल की जिसका वो बना हुआ है, ठीक है, पार्ट मशीन का, तो अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर हम जाके उसमें स्ट्रेस देंगे तो उसमें क्या होगा, एक परमानेंट सेट हो जाएगा, यानी कि उसकी जो है शेप चेंज हो जाएगी। और आपको पता है मशीन में जो भी आपका जो सामान लगा हुआ है वो एक प्रॉपर शेप और साइज़ का है, ठीक है। और अगर हम उसमें स्ट्रेस उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप चेंज कर देंगे। तो मशीन वर्क कहाँ करेगी, अगर उसके जो पुर्जे हैं वही अगर क्या कर रहे हैं, अलग शेप के ले रहे हैं। जैसे एक नट बोल्ट ही है, आप ये लगा लो, ठीक है, या एक नट है मान लो, ठीक है, तो अगर उसकी स्ट्रेस की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वो क्या दोबारा उस मशीन में लगेगा या बाहर आ पाएगा, या वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर साइज़ में ही नहीं रहा, तो उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात। तो यानी कि हमारे पास ये कहानी क्या है कि जो मेटेलिक पार्ट है मशीनरी का, नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, उसके इलास्टिक लिमिट से बाहर कभी भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज दे विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा, ये पेपर में आपके पास अलग से क्वेश्चन भी बन के आएगा। जैसे ये मशीनरी पार्ट वाला आ जाएगा कि अगर हम जो स्ट्रेस लगाएंगे बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट तो क्या होगा मशीनरी पार्ट में, तो आप क्या कहोगे, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं कि जो क्रेन्स हैं आपने देखी होंगी, ठीक है, क्रेन्स यूज़ होती हैं हैवी जो लोड है, यानी कि हैवी सामान है उसको उठाने के लिए, ठीक है, यानी कि हम हैवी क्रेन्स की बात कर रहे हैं एक तरह से, आप ये समझो, ठीक है। तो उसमें जो रोप होती है वो किसकी होती है, मेटल की होती है। जैसे हम कहें स्टील सबसे मजबूत मेटल हम मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, देखो बुक में, ये देखो आपके पास जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है मटेरियल की, वो किसकी है, स्टील की है। सबसे ज़्यादा कितनी है, वो 50 है, ठीक है। तो हम स्टील ही मोस्टली यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट भी जो है आप देखो यहाँ पर स्टील की सबसे ज़्यादा 30 × 10⁻⁷, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है इसकी, 50 × 10⁻⁷। तो समझ रहे हो, तो इलास्टिक लिमिट भी इसकी सबसे ज़्यादा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो हम स्टील ही यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, जो मेटल यूज़ करते हैं रोप में। क्लियर। अब देखो जो मेन बात है इसमें वो क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो क्रेन्स हैं वो किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो आपके पास, ये देखो इसमें, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये क्रेन है, ठीक है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो रोप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो रोप्स हैं हमारे पास, इसमें ये वाली ये जो रोप आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये जो रोप है ये किस मटीरियल की होगी, यहाँ पर स्टील की होगी, हम लेके भी स्टील की चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रोप लग रही है और ये क्या है, इसका लोड हो गया ये वाला, ठीक है ना। अब ये क्रेन कितना लोड उठा सकती है, ये डिपेंड किस पे करेगा, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो क्रेन की पावर है वो, और साथ में ये जो रोप है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वेट ये उठा सकती है। तभी तो क्रेन के लिए अलग होता है। जैसे कहीं लिखा होगा कि 1000 kg का ही वेट उठा सकती है ये क्रेन, या लिखा होगा कि 10,000 kg का वेट उठा सकती है क्रेन, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है ये आपके पास सारा,
ठीक है। एक तो क्रेन की जो पावर है उस पर, और दूसरा ये जो रोप यहाँ लगी हुई है ये कितनी मोटी लगी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना। तो ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इस रस्सी की मोटाई। रस्सी मैं बोल रहा हूँ लेकिन है क्या है, एक वायर टाइप ही है, ठीक है, मोटी वायर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मटेरियल स्टील का हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना बात। जैसे आपने यहाँ पर देखा ही था, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो डी है पार्ट जो है हमारा, ये देख रहे हो, ये क्या है, हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, मैक्सिमम स्ट्रेस इतना ले सकता है ये, क्लियर। तो मतलब यहाँ क्रेन्स में आपको समझ में आ गया, स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए हम लेते हैं, और इलास्टिक लिमिट भी इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मैंने ये क्रेन आपको ये वाली बताई, ठीक है, इसी तरीके से ये कौन सी होती हैं, हेलीकॉप्टर लिफ्ट्स होती हैं जो, ठीक है ना, ये किस तरीके से देख रहे हो, उठा रखा है इसने हेलीकॉप्टर ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये जो रोप है, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा कि कितना लोड ये उठा पाएगा, ठीक है ना, ये ना होएगी रस्सी टूट जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये इसकी मोटाई कितनी होती है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो ज़रा हम यहाँ पर करेंगे कोशिश निकालने की। देखो हम मान लेते हैं कि जो क्रेन है वो जो लिफ्ट उठाने के लिए हम जो सामान उठा रही है, ठीक है, वो कितना लोड ले सकती है, हम ये मान के चलें कि वो 10 की पावर 4 kg, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, एक तरह से 10 टन है, ठीक है, और 1 टन में कितने होते हैं, 1000 kg होते हैं। तो 10 टन मतलब टन में कितने 1000 kg होते हैं, तो कितना बन गया ये 10,000 kg हो गया, ठीक है। इतना लोड हम कह रहे हैं कि लिफ्ट उठाए, ठीक है। उसके लिए देखते हैं कि कितनी जो है उसकी रोप की रेडियस होनी चाहिए, एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि, ठीक है, रेडियस है तो डायमीटर हमें पता चल जाएगी, ऑब्वियसली बात है, तो हमें पता चल जाएगी मोटाई कितनी चाहिए उसकी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसमें क्या कहा जाता है कि अगर आप 10 की पावर 4 kg के लिए बना रहे हो जो क्रेन है, ठीक है, तो उसमें उसके 10 टाइम्स मेजर सेफ्टी, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेके आपको चलने हैं। जैसे फॉर सेफ्टी मेजर्स आपको वो क्रेन जो है बनानी पड़ेगी कितना, इसके 10 टाइम्स पावर के साथ। मतलब फॉर सेफ्टी मेजर्स जो लोड है हम कितना मान लेंगे उसका 10 की पावर 4 इंटू में 10, यानी कि 10 की पावर 5 kg के लिए करेंगे, 10 टाइम्स इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं ये करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि उठाना तो आपको यही है 10 की पावर 4 kg है, लेकिन उसकी जो हम कहें ना जो स्ट्रेंथ है वो कितने kg के लिए बनानी है, 10 की पावर 5 kg के हिसाब की बनानी है। फॉर सेफ्टी मेजर्स हम रखेंगे 10 की पावर 4 ही उसमें, लेकिन बनाएंगे उसको कितना 10 की पावर 5 kg के हिसाब से, ताकि क्या रहे सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से मोर स्ट्रेंथन रोप लेके चलेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो हमें पता है जो स्ट्रेस है हमारे पास वो होता है क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। और यहाँ पर स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस कितना हो इलास्टिक लिमिट के अंदर, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से ऊपर अगर स्ट्रेस गया तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी रोप की। ऐसा भी हम नहीं चाहते, ठीक है ना, जितनी लेंथ की ली हमने उतनी लेंथ की रहे तो वो इलास्टिक लिमिट में ही रहनी चाहिए। तो इलास्टिक लिमिट वाला स्ट्रेस लगाएंगे, वो कितना बताया मैंने आपको, कितना होता है बताओ जरा, 30 इंटू में 10 की पावर 7 होता है, किसके लिए, स्टील के लिए, फॉर स्टील। मैं यहाँ लिख भी दूँ, अगर यहाँ पर हमने नहीं लिखा है कहीं पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर स्टील इलास्टिक लिमिट जो है वो कितनी होती है, 30 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस की होते हैं यूनिट्स, ठीक है, ये आ गया। फोर्स के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, mg, तो F इज इक्वल टू में mg होगा। तो ये कितना हो रहा है 10 की पावर 5 तो मास हो गया इसका, और g कितना लेके चल रहे हैं हम 10 लेके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 6 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो 10 की पावर 6 ही हो गया। और एरिया कितना हम पाई आर स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर आर इज़ द रेडियस, ठीक है। और इसकी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। तो यहाँ से देखो ज़रा, आर स्क्वायर इधर ले गए हम, 10 की पावर 6 इधर रहने दिया, और ये 30 इंटू में 10 की पावर 7 और पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 7 ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, ये आ रहा है समझ में। अब क्या करें इसमें, देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये 10 की पावर 6 और ये 7 है, ठीक है। देखो ये 3 इंटू 10 कर दूँ मैं, ठीक है, इसको तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये ऊपर जाके क्या बनेगा, ये 10 की पावर -2, ठीक है। और ये क्या है 7 है, और 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66, ये बन रहा है आपके पास, समझ रहे हो ना। 10 की पावर 16 की 10 की पावर 6 ये है ऊपर, और ये 10 की पावर 7 और एक 10 इधर से 10 की पावर 8 हो गया, तो 6 - 8 ये -2 हो गया। यहाँ 3 बचा और ये 22, ये 66 हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ये 7 बचा। क्लियर है। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, इधर क्या है, ये आर स्क्वायर है, ठीक है।
तो अगर ये आर स्क्वेयर है तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7/66, और ये देखो ये 10 की पावर -2 नीचे 10 की पावर 2 मतलब 100 आएगा, 1/100 इस तरीके से लिख दूँ मैं 1/100। तो यहाँ पर देखो 1/100 का रूट करोगे ना तो 100 का रूट होता है 10, 10 × 10 करोगे ना, देखो 10 × 10 100, 2 का पेयर बन रहा है तो एक आ गया बाहर, ये 10 आ गया बाहर, ठीक है। और अंडर रूट में ये क्या रहेगा आपके पास 7/66, और इसमें 1/10, और ये रूट में, और 7/66 को आप जब डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास आएगा, देखो मैं करके भी दिखा दूँ, कई बच्चों को नहीं पता चलेगा अगर, तो देखो यहाँ करता हूँ, देखो 7 यहाँ रखा, 66 यहाँ नहीं जा रहा है ये तो 0 लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। 66 अब ये 1 ज़ा 66 कितना आ गया इधर 4 और फिर 0, ठीक है। अब ये नहीं जा रही है, ठीक है, तो ये 0 लगेगी यहाँ पर, और फिर एक 0 और उतार ली हमने। तो 66 को अब आप करो इसमें 6 से ही, ठीक है, तो 6 और ये 396, ठीक है। तो 396 फिर कितना आ रहा है ये 4, फिर 0 नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगेगी, फिर एक 0 हम और लगा देंगे, ठीक है। और फिर अगेन ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, यही चलता रहेगा इसमें, समझ रहे हो। फिर 4, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ये चीज़ है, फिर आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो इतना बहुत है ये। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, देखो 0.106060 ये ले लिया मैंने, ठीक है। क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो हम करेंगे क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, अब हमें देखो 1/10 ये कर दिया, और अंडर रूट में ये है ना 106060। अब क्या करेंगे हम, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर होगा क्या, देखो अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये 0 क्यों ली यहाँ पर एक्स्ट्रा, मेरे को ये क्या करने थे इवन में लेके चलने थे डिजिट, क्यों, ताकि ये 2 के पेयर बन जाए जब मैं इनका क्या करूँगा स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक है। तो देखो आपको खुद पता ही है कि रूट है और ये 10 की पावर 6 है, ठीक है ना, 10 की पावर 6 है और रूट है तो 1/2 है, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 3 आ गया, ये 10 की पावर 3 बन गया, और बाहर 10 है तो 10 की पावर 4 बन गया। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये, तो 1/10 की पावर 4 तो ये बन गया, ठीक है, इनटू में रूट में बचा क्या 106060, इसका देखो यहाँ पर निकाल लो 106060 का, बिल्कुल ईजी है। देखो 3 3 9, फिर 1, फिर ये 60 आ गया, फिर 3 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये जाएगा अब किस पे आपके पास यहाँ 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 2 6 12, ठीक है। और यहाँ गया ये 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया ये 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और ये 6 0 उतर गया यहाँ पर, और 2 इसमें ऐड होगा ये वाला 2, ठीक है। ये तो पता ही है आपको लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर ये आपके पास चला जाएगा 5 पे, ठीक है। इसको 5 पे करेंगे आप तो 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 6 30, और ये 32 आ गया, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे इसको इस तरीके से। तो हमें बस यही चाहिए मेन, तो ये बस 3 2 5 आ गया यहाँ, तो मैं इसको ही लिखता हूँ यहाँ 3 2 5, आगे हम कर नहीं रहे इसको ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 4 है, मतलब क्या है नीचे 10,000 है, ठीक है। यहाँ पर कर लेता हूँ, देखो इसको, ये आ रहा है 3 2 5, 10 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 जब हम हटाएंगे यानी कि 10,000 है ये, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.0325 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में करेंगे अगर हम तो 0.0325 इंटू में 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ गया, और ये 100 हटाना है तो ये पॉइंट आगे लेके जाओ, यहाँ पर 3.25 आ गया, तो 100 नीचे आएगा, पॉइंट इधर लेके गए ना क्योंकि 2, और ये 100 ये है ये, तो कितना आ रहा है ये 3.25 सेंटीमीटर की रेडियस, 3.25 सेंटीमीटर की रेडियस वाली जो क्या चाहिए आपको वायर चाहिए। अब आपको 3.25 सेंटीमीटर की रेडियस कितनी होती है अगर आप देखेंगे तो ये देखो मैं आपको स्केल में दिखाता हूँ, देखो 3 सेंटीमीटर की रेडियस इतनी होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की, और डायामीटर कितनी हो जाएगी इसकी 6.5 हो जाएगी, तो यहाँ तक मतलब इतनी मोटी डायामीटर वाली रस्सी चाहिए। जैसे डायामीटर क्या होता है, जैसे ये मोटाई है, ठीक है ना, अगर मैं इसको देखो ये तो देखो कितनी आ रही है 0.5 की डायामीटर आ रही है इस पेन की अगर देखें हम, ठीक है। तो इतनी मोटी आप समझ रहे हो डायामीटर की, मतलब इतनी मोटी समझ रहे हो आप, जैसे इतनी मोटी अगर हम बनाएं, यहाँ पर कहाँ बनाएं इसको, इतना ये इतनी मोटी,
ठीक है ना, रस्सी। अगर मैं अब इसको ऐसे गोला बनाऊँ यहाँ पर, समझ पा रहे हो बात को आप, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, चलो समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इतनी मोटी रस्सी मतलब वायर एक तरह से तो फिर क्या हो जाएगी, वो तो रोड ही हो जाएगी इतनी मोटी, अगर डायमीटर की कोई वायर है हमारे पास, समझ रहे हो, तो वो तो एक रिजिड रोड की तरह हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा जो रिजिड चीज़ होगी ना, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी इतनी, तो ऑब्वियसली जब क्रेन से आप उठाओगे वो इधर उधर भी जाती है, ठीक है, तो टूटने का डर रहेगा या नहीं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, और थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे, तो हम क्या करते हैं, पतली पतली वायर्स लेते हैं, पतली पतली वायर्स को लेंगे और उनको क्या करेंगे, ब्रेडिड कर देंगे। ब्रेडिड मतलब क्या कर देंगे, गूँथ देंगे। गूँथ देंगे मतलब क्या, जैसे ये देखो, जैसे ये वायर होती है, ठीक है ना, अब इस वायर में भी आप देखना ये पतली पतली वायर्स होती हैं, ठीक है, ये पतली पतली वायर्स हैं, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों रहती हैं, क्योंकि इन्हीं ये पतली पतली वायर्स ली हमने और इसी को क्या कर देते हैं हम, इस तरीके से ब्रेडिड कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। ये देख रहे हो, बन गई, इसकी थिकनेस भी बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 डायमीटर वाली भी कर सकते हो, वो मशीनों से ब्रेडिड होगी, जैसे ये तो मेरी हाथ से ही हो गई, समझ पा रहे हो, देख रहे हो, ठीक हो गई या नहीं, समझ पा रहे हो ना ये चीज़। तो ये होता है ब्रेडिड, इस तरीके से गूंदना, ठीक है, गुथ दिया, एक तरह गूंदना भी नहीं कहेंगे, गुथ दिया, जैसे चोटी बनती है ना, ठीक है। अब चोटी का हो गया, अपनी चोटी तो अलग तरीके से बनती है, हाँ वो बात सही है, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ ब्रेडिड इस तरीके से, ठीक है। चोटी जो बनाते हैं ना, गर्ल्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रेडिड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ब्रेडिड का मतलब क्या कह रहे हैं, इस तरीके से गूंदना, ये वाली चीज़, गूथना सॉरी, ठीक है, ऐसे। ये देख रहे हो कैसे बन रही है, अगर आपको दिख पा रहा है ये कैमरे में, समझ पा रहे हो। वह तो ये पतली पतली वायर्स थी, ये देखो किस तरीके से अब बन गई, तो है भी फ्लेक्सिबल भी है और मोटी भी हो गई। और अगर एक ही बनाते हैं हम तो वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इतनी मोटी अब कोई है वायर हमारे पास, तो उसमें भी क्या होगा, इस तरीके से ब्रेडेड कर देंगे हम पतली पतली वायर्स को, तो वो फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है, क्लियर है। तो यही सब बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि क्रेन में जो रेडियस है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द रोप ऑफ द क्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख रखा है, देखो, क्रेन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैव अ थिक मेटल रोप टू विच द लोड इज अटैच्ड। ऑब्वियस बात है, क्रेन यूज होती है किसके लिए, लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट और मूव करने के लिए हैवी लोड्स को, ठीक है ना, उठाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए हैवी लोड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो थिक मेटल रोप जो होती हैं अटैच होती हैं लोड के साथ, ठीक। एंड द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप used in cranes to lift the heavy load is decided from the knowledge of the elastic limit, ठीक है ना। तो इलास्टिक लिमिट, जैसे हमने स्टील की हमें पता थी, तो इलास्टिक लिमिट हमने लगाई यहाँ पर स्ट्रेस में, ठीक है ना, इससे ऊपर तो हम स्ट्रेस देना ही नहीं चाहते, ठीक है। मैक्सिमम यही है हमारा इलास्टिक लिमिट में, ताकि वो डिफॉर्म भी ना हो और टूटे भी ना, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर तो वो क्या होगी, डिफॉर्म भी होगी और हो सकता है टूट भी जाए अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो हम इलास्टिक लिमिट में ही लेके चलते हैं स्ट्रेस को अपने, ठीक है ना। तो यही चीज़ लिख रखी है कि इलास्टिक लिमिट, जो नॉलेज है हमारी, इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्लियर है। अब जैसे स्टील का हमने लिया है तो मैक्सिमम सेफ्टी के लिए, अगर आप दूसरा लोगे और, ठीक है, आयरन के लिए ले लोगे, ठीक है, तो उस केस में जो उसका इलास्टिक लिमिट होगी वो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और में सेम यही करेंगे, 10 टाइम्स से ज़्यादा लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो लोड आएगा हमारे पास वो हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, ये ले लेंगे। और वहाँ से फिर आर अलग आ जाएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा आ जाए मे बी आर, ठीक है ना, अगर उसकी इलास्टिक लिमिट क्या इससे कम है तो आर क्या आएगा, और ज़्यादा आएगा, क्लियर है, क्योंकि उसे तो उठाना ही है, समझ रहे हो ना। तो वो चाहे स्टील हो या आयरन हो गया, ठीक है, या कोई और मटेरियल अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, क्लियर है। बात समझ में आ रही होगी आपके कि इलास्टिक लिमिट हमें पता है अगर उसकी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे उस रोप की कि कितनी होगी वो, ठीक है। ये तरीका था, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। और जो सिंगल वायर है ऑफ दिस मच रेडियस वुड बी अ रिजिड रोड, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इस सेंटीमीटर की रेडियस की अगर हम सिंगल वायर लेंगे तो वो तो एक रिजिड रोड होगी। एंड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स एंड उसको क्या करते हैं हम, ब्रेडिड टुगेदर, ब्रेडिड कर देते हैं, उसको गूथ देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको इस वायर के बारे में बताया, जैसे बिजली की वायर्स होती हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशंस की, ब्रिजेस की, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर भी क्या है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी इलास्टिक लिमिट पे वो चीज़ें डिपेंड करती है और किस शेप और साइज़ में हम उसको लगा रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये ब्रिज बनाया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें यहाँ नीचे सपोर्ट लगा दी इस तरीके से, ठीक है, और ये ब्रिज बन रहा है यहाँ पर, एक तरह से हम ये कहें, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ये ब्रिज इस तरीके से बना। लेकिन होगा क्या, जैसे ही इस पर लोड आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से नीचे से बेंड हो जाएगा,
जैसे यहाँ पर दिखाया ये वेट आया इस पर और ये बेंड हो गया। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे ये क्या है हमारे पास एक बार है, ठीक है, और इसको ऐसे लगाया हमने ब्रिज की तरह, ठीक है, लगाया हमने ब्रिज की तरह। तो इस पर क्या होगा, जब यहाँ वेट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को या नहीं? क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, बेंडिंग है। तो हमें ये बेंडिंग नहीं चाहिए, थोड़े टाइम बाद ये थोड़ी है कि लटक ही जाए ब्रिज ऐसे इस तरीके से। समझ रहे हो? तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, समझ में आया ये? ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग हो रही है। बेंडिंग कितनी हो रही है, ये डेल्टा से हम इसका डिनोट कर रहे हैं, डिप्रेशन कितना बेंड हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ डायग्राम नहीं ढंग से समझ में तो सिंपल वाला भी बना सकते हो। कैसे? सिंपल ऐसे बनाओ, ये इस तरीके से, ठीक है, इसका ये मिडल पार्ट हो गया ये, ठीक है जी। और जब ये क्या हो रही है, बैंड हो गया ये इस तरीके से, जब वेट आया इस पर तो ये क्या हो गया, इस तरीके से बैंड हो गया। कब? जब यहाँ पर वेट आ गया, ठीक है, वेट आया, ठीक है। और इसकी जो मिडल वाली बनेगी ये बनेगी अब, ठीक है। तो पहले मिडल पार्ट ये था, अब ये आ गया। तो देख लो कितना बैंड हो रहा है, ये इतना बैंड हो रहा है, ठीक है ना, इतना डिप्रेशन हो रहा है इसमें, तो दैट इज़ अ डेल्टा। तो ये डिप्रेशन हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। समझ रहे हो? अब ये मिनिमम चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। आपको ड्राइव नहीं करना, डेरिवेशन नहीं, आपको बस लर्न करना है ये, ठीक है। जो डिप्रेशन है हमारे पास गिवन है, वेट लेंथ का क्यूब, नीचे है अपॉन में है 4, फिर है यंग मॉडुलस, फिर ब्रेथ, और फिर क्या है हमारे पास, डेप्थ। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, डेप्थ है। तो यहाँ से आपको ये साफ पता चल रहा है ये वेट क्या है, इस अपने मटेरियल का ही वेट है, ठीक है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक। जैसे मान लो स्टील की बार है, ठीक है, इस तरीके से समझो। तो ये वेट जितना कम होगा, इसके डायरेक्टिव क्वेश्चन है ना, वेट कम तो डिप्रेशन कम, लेंथ कम तो डिप्रेशन कम। तो आपने ब्रिजेस में देखा भी होगा, जब आप चलते हो ना टक टक आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो वो क्या है, उतने उतने ही लगाए होते हैं, ठीक है ना। पूरा पूरा ब्रिज पे नहीं लगा देते पूरी लेंथ का। लेंथ क्या करते हैं हम, कम रखनी है हमें, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर कई पार्ट्स में वो डिवाइड होती है चीज़। तभी आप जब चलते हो ब्रिज पे उस पर तो आवाज़ आती है बीच में, जहाँ पर भी सेपरेशन होती है। जैसे एक बार है, फिर दूसरी बार यहाँ लगा दी, तो वो सेपरेशन की आवाज़ आती है आपको गाड़ी में या बाइक पर जब आप चलते हो, ठीक है। और नीचे क्या, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस सब जिसका ज़्यादा होगा उसमें डिप्रेशन का। यंग मॉडुलस सबसे ज़्यादा किसका है, इलास्टिक कौन है ज़्यादा, स्टील है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा डिप्रेशन कम, बिकॉज इन्वर्सली है ना, यहाँ ये डायरेक्टली है, ये कम दोनों तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये कम, इन्वर्सली हैं क्योंकि। ब्रेथ ज़्यादा डिप्रेशन कम, डेप्थ ज़्यादा डिप्रेशन कम। अब ब्रेथ और डेप्थ में हम क्या चीज़ रखें ज़्यादा? देखो अगर आप ब्रेथ को 2 टाइम्स बढ़ाते हो, ठीक है, तो डिप्रेशन क्या हो रहा है, 1/2 टाइम्स कम हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर डेप्थ को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। तो डेप्थ करी 2 टाइम्स सिर्फ, लेकिन जो डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 1/8 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। तो ब्रेथ की बजाय हम अगर डेप्थ ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमारा, ये डिप्रेशन कम करने के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? ठीक है, ये चीज़ देखो मैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है, देखो ये आपने देखे होंगे जो ब्रिजेस बनते हैं ना, ठीक है, वो इस तरीके से ये बार्स लगी हुई हैं। ये अब मैं बताऊंगा आपको ये इस तरीके की शेप क्यों है इसमें, ठीक है। उसको देखो ज़रा, हम समझते हैं पहले। ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें बकलिंग की। ये तो हो गई बेंडिंग, ठीक है, ये तो क्या होती है, बेंडिंग। एक क्या होती है, बकलिंग होती है। बकलिंग कैसे होती है, देखो जब हम डेप्थ ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने कहा ना डेप्थ बढ़ा देंगे, तो हमने डेप्थ बढ़ा दी, मान लो ये डी है, अब हमने कम कर दिया, मान लो इसको ऐसे समझो। देखो जैसे ये मैं कह रहा था ना आपको, ये पहले ऐसे लगाई हमने, तो ये ऐसे यहाँ से क्या हो जाती है, दब जाता है ना, लटक जाएगा, ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको अगर हम ऐसे करें, अब इसकी डेप्थ क्या है इसमें, देखो ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है ये वाली, और डेप्थ क्या है, ये इसकी मोटाई इस स्केल की है ना, ये डेप्थ है। लेकिन अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इससे हुआ क्या, देखो डेप्थ बढ़ गई, अब डेप्थ ये बन गई, समझ रहे हो ना, ये डेप्थ हो गई ना, गहराई ये हो गई, डेप्थ बढ़ गई। अब देख लो आप इसके ऊपर अगर आप लोड डालते हो इस तरीके से, देखो अब इसमें अगर आप लोड डालते हो तो ये बेंड नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, इसकी डेप्थ बढ़ा दी। बात समझ रहे हो, डेप्थ आपने बढ़ा दी इसकी। क्लियर हो रही है बात, बताओ? समझ रहे हो ना ये चीज़, ये क्या बढ़ गई, इसकी डेप्थ बढ़ गई, लेंथ उतनी है, डेप्थ बढ़ गई। और ये अभी क्या है, ये देखो ये तो स्केल है ना, तो इसकी तो कुछ हम और मोटाई अगर ले लें तो उसकी ब्रेथ भी कुछ होगी। क्लियर है ना, ये तो बिल्कुल पतला ले लिया हमने, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा मोटा होगा कोई चीज़, ठीक है, थोड़ी सी भी होती है इसमें, मान लो इतनी होती है, ठीक है, तो ये इसकी ब्रेथ बन गई ऊपर से। क्लियर है, मान के चलो इस तरीके से, ठीक। अब देखो जब आपने ये डेप्थ बढ़ा दी, लेकिन अगर हम ये डेप्थ ज़्यादा भी बढ़ा दें
तो होता क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें तो मैं आपको स्केल में नहीं करके बता पाऊँगा, ये इस तरीके से स्केल था ना, ये स्केल है मान लो ये, ठीक है, ये स्केल था, ये था, ठीक है। हमने इस तरीके से कर दिया, डेप्थ ये बन गई इसकी, ठीक है, और लेंथ ये बन गई, और इस पेज की मोटाई क्या है, इसकी ब्रेथ है, ठीक है ना। अभी कुछ दिख नहीं रही है लेकिन मान लो कि है कुछ, ठीक है। अब अगर इसकी हम डेप्थ ये वाली चीज़ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है, इसमें बकलिंग हो जाती है। बकलिंग क्या होती है, ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, देख पा रहे हो ये चीज़, ठीक है, ये इस तरीके से मुड़ जाता है, ये होती है बकलिंग। अगर इसको आप ऐसे देखोगे यहाँ साइड से तो ये चीज़ आपको ऐसे दिखाई देगी, दिख रही है, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, ऐसे दिखाई देगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है, ये हमने इसकी डेप्थ बना दी। तो ये चीज़ ना जो यहाँ पर दिखाई होती है बुक्स में भी, ये साइड वाली दिखाई हुई है, ये चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसकी ब्रेथ तो यहाँ पर है नहीं, ये पेज लिया क्योंकि मैंने, तो यहाँ तो इसकी ये क्या है, एक ब्रेथ भी है, और ये क्या है, इसकी एक डेप्थ भी है, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये वाली तो डेप्थ हो गई, ये हो गई डेप्थ, और ये इसकी ब्रेथ हो गई जो इसकी पेज की आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। बकलिंग क्या हुई है, जब इसको ऐसे लगाया तो ये ऐसे हो गया, ऐसे किया ना डेप्थ, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट वाली यहाँ ये बनाई, फिर ये बकलिंग हो गई, तो ये बकलिंग की शेप इस तरीके से दिखाई हुई है यहाँ पर, ये देखो ये बकलिंग हो रही है। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए अब आपके कि ये क्या चीज़ बनाई होती है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है इसके कंपेरिजन में, तो ये आपको समझना है। ये तो क्या है, ऐसे है, ठीक है, फिर इसको हमने ऐसे कर दिया। अब ये डेप्थ जब हमने बढ़ा दी तो इसमें क्या हो गई, बकलिंग हो गई, बकलिंग ऐसे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनाया होता है ये वाला बनाया होता है स्ट्रेट, ठीक है, फिर बकलिंग हो गई तो ये शेप इस तरीके से आ गई इसकी, ऐसे मुड़ गया ये, ठीक है। अब ये बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आई शेप का बना देते हैं। ये कैसा बना देते हैं, आई शेप का। देखा होगा आपने ये रेलवे ट्रैक्स पे भी देखा होगा आपने, नहीं तो घरों में जो गाटर लगे होते हैं ना ऊपर, ठीक है, उनमें भी आपने देखा होगा कि ये कैसा होता है, आई शेप का बना होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो आई शेप का बनाने से, ठीक है, एक तो ये बकलिंग नहीं होगी, ठीक है। किस तरीके से करते हैं हम इसमें, ये यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ये ऐसे किया, बना के दिखा रहा हूँ बस आपको ये, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से किया, और ये इस तरीके से किया। इतना पार्ट ये कि हम क्या करते हैं, काट देते हैं ये स्टील का। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कट करने से एक तो इसका अपना वेट भी कम हो गया, ये वाला वेट कम होगा तो डिप्रेशन और कम हो जाएगा। दूसरा कॉस्ट भी तो रिड्यूस हो गई हमारी, या नहीं हुई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देखो, ज़रा देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएंगे। ये देखो, जैसे ये हमने यहाँ पर क्या किया है, ये ब्रिज बनाया है हमने यहाँ पर, ये ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास देखो, ये है आपके पास ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज में अगर आप ये देखो, ये चीज़ ऐसी ही है, ठीक है, ये ऐसे इन्होंने ऐसे लगा रखी है इसमें, ऑब्वियस बात है ये आई शेप की बनी हुई है इसमें। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर ये देखो, ये आई शेप के बने हुए हैं, ये देख लो आई शेप है ना, यहाँ भी ये आई शेप के, ये इस तरीके से ये बीम लगे हुए हैं, बीम बोलते हैं इनको हम, ठीक है। और ये ब्रिज पे इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, बेंड नहीं होगा, और ना ही इसमें क्या होगी, बकलिंग होगी। बकलिंग समझ रहे हो ना, अगर बकलिंग होती इसमें तो ये ऐसे हो जाता, समझ रहे हो, ये चीज़ ऐसे हो जाती है। अगर हम यहाँ पर क्या कहते कि बकलिंग अगर होती इसमें तो ये कैसा हो जाता, इस तरीके से, ये है ऐसा। लेकिन ये आई शेप की वजह से अब इसमें क्या होगी, बकलिंग नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। रेलवे ट्रैक्स भी आपने देखी होंगी, जो पटरियाँ हैं ना, वहाँ पर भी आप देखना, ये जो बीम एक तरह के कहेंगे हम, ये भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि जब ट्रेन जाए तो इसमें ना बकलिंग हो ना ये बेंड हो, ठीक है ना। तो बेंडिंग ना हो तो उसमें तो हमने क्या किया, इसको ऐसे की बजाय ऐसे कर दिया, ठीक है। और बकलिंग ना हो तो ये चीज़ हमने क्या करी, आई शेप की बनाई। ये देखो आई शेप की है यहाँ पर, अगर हम देखें ये देखो, ये समझ रहे हो। अगर साइड से हम देखें, फ्रंट से भी ये ऐसा ही दिखेगा जैसे हम यहाँ पर करें। ये देखो फ्रंट से हम अगर देखें ये, तो ये देख लो, ये चीज़ ये आई शेप की है, ठीक है। और ये तो ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर, नहीं तो ये ऐसा लगेगा इसमें, ठीक है, कहीं पर भी ये ऐसे लगेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये तो नॉर्मल रखे हुए हैं किसी स्टोर में, लेकिन ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ये ऐसे, समझ रहे हो। ये घरों में भी देखा होगा आपने, लेंटर वगैरह जब डलता है तो उसमें भी वहाँ भी लगता है ये। क्लियर है इतनी बात, बताओ आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। अब उसके बाद देखो हम बात करते हैं इसमें कि जो पिलर्स हैं, ठीक है ना, या कॉलम्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो राउंड शेप के नहीं होते लगे हुए, ठीक है। अगर राउंड शेप के हम लगाएंगे तो उसमें क्या रहता है कि जो लोड है ऊपर का वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाता पूरा, ठीक है ना। तो ये इनसे ज़्यादा बेटर कैसे हैं कि अगर हम ऊपर से थोड़े से चौड़े बनाएंगे, राउंड वाले ना करके, राउंड एंड ना करके हमने कैसे कर दिए ये थोड़े से इस तरीके से,
ठीक है, ऊपर से चौड़ाई बना दी ताकि क्या रहे ये लोड इन पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ठीक है, ये देखो जैसे हमने देखा ही है हमारी बिल्डिंग्स में या ब्रिजेज़ में भी हमने देखा होगा, ये क्या रहता है, ये देखो ये चीज़ क्या लगे हुए हैं हमारे पास, ये कॉलम्स हैं या हमारे क्या हैं पिलर्स, ये देखो इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से, ठीक है ना, ऊपर से थोड़े चौड़े बनाए हुए हैं ताकि ये लोड क्या रहे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ना कि पूरा राउंड बना दिया जाए ये हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे नीचे से भी ये कैसा है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा थोड़ा सा फैलाया हुआ है। ठीक है ना, और ऊपर से भी ऐसा ही है, ये कर्व आपको दिख रही होगी। ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा यहाँ से। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम पिलर्स जो हैं हमारे या कॉलम्स जिनको बोलते हैं हम, ये राउंड एंड वाले ना लेके कैसे लेते हैं, थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज़ देखो यहाँ से पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई होगी आपके। कहते हैं द ब्रिजेज आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट बेंड मच और ब्रेक अंडर द लोड ऑफ हैवी ट्रैफिक। ऑब्वियसली बात है कि वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ना वो बेंड हो ना ही ब्रेक हो अंडर द लोड ऑफ हैवी ट्रैफिक, या फिर जो विंड चलती है बहुत तेज़। ठीक है, कई जगह पे काफ़ी ऊंचाई पे जो ब्रिजेज हैं उनके लिए, या और उसके अपने वेट से। ठीक है, तो जो लोड सस्पेंड करते हैं हम एट द मिडल, द बार गेट डिप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये थोड़ी सी बैंड हो जाती है। कितना डिप्रेशन आता है इसमें, डेल्टा का, उसका फॉर्मूला ये बनाया हुआ है हमने। ये सब मैंने आपको बता दिया। एल जो है वो स्मॉल होना चाहिए, वाई भी लार्ज होना चाहिए हमारा, बी लार्ज होना चाहिए और डी भी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डिप्रेशन जो है हम डिक्रीज़ कर सकते हैं मोर इफेक्टिवली बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ। ठीक है, रेदर देन द ब्रेथ, ये मैंने आपको बता दी बात। ठीक है, लेकिन जो डीप बार होती है हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अंडर द वेट ऑफ मूविंग ट्रैफिक, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड बकलिंग, जो मैंने आपको बताई थी, बकलिंग हो जाती है अगर हम डीप बार लेंगे। ठीक है, तो बेटर चॉइस इज़ टू हैव अ बार ऑफ आई शेप्ड क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, इसका आई शेप्ड होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्यों कहा इसका हमने, ये चीज़ देखो ना आप यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो ये चीज़ में, ये क्या है, देखो इसका किनारा है ना, ये किनारा, ये देखो एक किनारा। जैसे हम क्रॉस सेक्शन लेते थे, हम बात करते थे कोई स्ट्रेस हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हम कैसे कहते थे, एक सिलेंडर है जैसे, ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो इसी तरीके से ये क्रॉस सेक्शन हो गया इसका किनारे वाला, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन आई शेप वाला लेंगे हम इसका। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोवाइड ए लार्ज लोड बेयरिंग सरफेस एंड इनफ डेप्थ टू प्रिवेंट द बेंडिंग। तो इसमें क्या हो जाता है हमें फ़ायदा कि लार्ज लोड बेयरिंग हो जाता है सरफेस इसका, ठीक है, और साथ में क्या होता है, इनफ डेप्थ हो जाती है टू प्रिवेंट द बेंडिंग। साथ में क्या होता है, शेप रिड्यूसेस द वेट, ऑब्वियसली होता है, उसकी वजह से मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाती है, कट हो जाता है साइड से, तो ऑब्वियसली आता है इसका वेट भी कम हो जाता है विदाउट सेक्रीफाइसिंग द, इसकी जो हम क्या कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वो बिना सेक्रीफाइस किए हमने क्या किया, वेट कम कर दिया और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया। और यूज़ ऑफ पिलर इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, अ पिलर विद राउंडेड एंड, ठीक है, ये हम यूज़ नहीं करते। स्पॉट लेस लोड देन दैट विद द डिस्ट्रीब्यूटेड शेप एट द एंड्स। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। क्रेन के लिए और ब्रिजेस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अलग से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, ये नहीं कि एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर या एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है एप्लीकेशंस के बारे में ही पूछे, वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। क्रेन लिफ्ट के लिए बताओ जो रोप होती है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से हम निकालते हैं। और ब्रिजेस के बारे में पूछ सकता है कि ब्रिजेस किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वाई वी टेक आई शेप्ड, ठीक है ना, बीम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके हम माउंटेन्स की बात करेंगे। देखो अब नंबर 4 पे हम बात करते हैं माउंटेन्स की। ठीक है, अब माउंटेन्स में आपने देखा होगा मैक्सिमम हाइट जो है माउंटेन्स में हम किसके लेके चलते हैं, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, उसकी भी कितनी होती है, ये 8000 और 8000 अप्रॉक्सीमेट 850 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर होती है मैक्सिमम हाइट माउंट एवरेस्ट की है जो हमारे पास। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जो हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट है जो माउंटेन की, वो अर्थ पे, वो किस पे डिपेंड करती है, शेयर मॉडुलस पे। ठीक है ना, शेयर मॉडुलस मतलब क्या है फिर, यानी कि शेयर स्ट्रेस पे। क्लियर है, यानी कि जो रॉक्स हैं या जो अर्थ है, अर्थ पे जो सोइल है या रॉक्स है, कुछ भी चीज़ है, वहाँ पर क्या लगता है आपके पास, शेयर स्ट्रेस लगता है। यानी कि वहाँ पर क्या लगती है, टेंजेंशियल फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, आपको पता है क्या बात बताई थी मैंने आपको टेंजेंशियल फोर्स की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये पार्ट है एक इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस पे हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो ये पार्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारे पास ये है माउंटेन्स की कहानी है ये। ठीक है, तो आपने देखा होगा माउंटेन्स पे
क्या होता है जब भी कुछ ऊपर ज़्यादा ही मान लो ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो वो क्या करते हैं, मिट्टी क्या करती है, देखो रोल आउट होती है, ऐसे साइड में आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये पूरी रोड पे आ गई इस तरीके से, तो ये क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस लगती है, टेंजेंशियल फोर्स लगते हैं इनमें, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर भी ये भी देखा है, ठीक है, जैसे ये पहाड़ है पूरा टूट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे स्लाइड हो रही हैं ये सारी चीज़ें, इधर मिट्टी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से ये भी मिट्टी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा जोशीमठ में अभी, ठीक है ना, तो वहाँ क्या हो रहा है, जोशीमठ क्या एक पहाड़ पे तो बसा हुआ है ना, ठीक है। तो वहाँ क्या है, घर बनते चले गए या होटल बनते चले गए, ठीक है। अब वहाँ पर जो मटेरियल था जो उसका रॉक का और जो हम कहें उस पहाड़ का, ठीक है, उसका इतना भी जो था यील्ड स्ट्रेंथ नहीं थी उसकी, ठीक है, कि इतना वो वेट जो है या बॉदर कर सके। तो अब क्या हुआ, जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर हो गया लोड, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब ब्रेक होना शुरू हुआ। ब्रेक क्यों होगा, अब ब्रेक होगा, ये ऑब्वियस बात है, क्या होगा, नीचे ऐसे स्लाइड करेगा टूट के, ऑब्वियस ही बात है ना। जो उसकी स्ट्रेंथन थी जो, ठीक है, अब उस पर क्या हुआ, अनलिमिटेड घर बन गए, अनलिमिटेड होटल्स बन गए, तो लोड ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियस बात है अब क्या होगा, उसका शियर स्ट्रेस क्या हो गया यहाँ पर, इतना ज़्यादा हो गया कि अब क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, अब नीचे गिरेगा जाके या नहीं होगा, बताओ। यहाँ पर भी ये सब क्यों टूट रही हैं, इसीलिए तो टूट रहे हैं, लोड ज़्यादा होता जा रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, नीचे ही आएगा इस तरीके से स्लाइड करता हुआ। अब ये तो है नहीं कि नीचे, कई जगह ऐसे कह रहे हैं कि कंप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है ना, नीचे वो धंस रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर में, साल में, 2 साल में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेनली काम क्या हो रहा है इसमें, ये ब्रेकेज क्यों हुई इसमें, अब ये ब्रेक हुआ ना, ब्रेक होकर और स्ट्रेस पड़ेगा या इसमें, जब इसकी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा और ब्रेक होगा और ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि पहाड़ों पे या अर्थ पे हमारे कैसे होता है, ये शियर स्ट्रेस लगता है। तो हम जो शियर मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है रॉक की, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि अर्थ पे माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि रॉक या जो हम बात कर रहे हैं हिल्स पे, कोई भी मटेरियल है उसकी वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा, किससे, शियर स्ट्रेस से, ठीक है ना। देखो ना, आप खुद सोचो, जैसे ये क्या है, ये हिल है एक, ठीक है, ये अर्थ पे है, ठीक है, और अर्थ पे भी यहाँ मटेरियल जो है वो यही हिल वाला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मटेरियल पूरा और आता जा रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेस जब ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो क्या लगेगा, अब शियर स्ट्रेस, बाकी जो स्ट्रेस है वो कम है, तो यहाँ पर ये लगी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एक स्ट्रेस इतना होगा जो कि शियर स्ट्रेस है हमारा, तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ से ये चीज़ यहाँ टिकेगी नहीं, कहाँ आ जाएगी, साइड में आ जाएगी, इधर से ये इधर साइड में आ जाएगी, समझ रहे हो। तो वो हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके शियर स्ट्रेस पे, ठीक है ना, कितना इसका शियर स्ट्रेस है। और वो किस पे डिपेंड करता है, इसके इलास्टिक लिमिट पे, इलास्टिक लिमिट में ही लेंगे हम। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, या तो ये डिफॉर्म होगा परमानेंट, ठीक है, और एक पॉइंट पे आके क्या करेगा, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जोशीमठ में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हुआ जोशीमठ में, ये चीज़ क्या होगी, ऊपर बनते चले गए मकान, बनते चले गए, शियर स्ट्रेस हुआ, ठीक है। शियर स्ट्रेस में भी क्या हम इलास्टिक लिमिट लेके चल रहे थे, उसके ऊपर हो गया, तो उसके ऊपर हुआ, क्या हुआ, ब्रेक होना शुरू हो गया। इलास्टिक लिमिट से ऊपर गया तो क्या हुआ, ब्रेक होना शुरू हो गया, ब्रेक होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, पहले तो डिफॉर्म हुआ, फिर क्या हुआ, ब्रेक ही होना शुरू हो गया, और ज़्यादा बनते चली गई चीज़ें, ठीक है ना। तो वो क्या होंगी, अब ये नीचे ही आएंगे ना, ये घर यहाँ बने हुए हैं जो उनसे, ये नीचे ही आएंगे अब टूट के, या नहीं, यहाँ पर भी जो बने हुए हैं सब नीचे ही आने वाला है, क्योंकि शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया। ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, बताओ, हो रही है क्लियर आपको ये चीज़ जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, जो बाकी जितने भी स्ट्रेस लग रहे हैं यहाँ वो कम ही है शियर स्ट्रेस से, बिकॉज जब शियर स्ट्रेस लगेगा फिर तो ये टूट के कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसकी जो हाइट है मैक्सिमम वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका शियर स्ट्रेस कितना है, ठीक है ना, और यानी कि मॉडुलस ऑफ जो है रिजिडिटी या शियर मॉडुलस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि इसमें ये जो जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं ये वाले, एक तो डायरेक्ट इस पर ये प्रेशर बना रहे हैं, एक तरह का स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि हम कहें प्रेशर में अगर इसकी हाइट h है और रो डेंसिटी है इसकी रॉक की, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा जिसको हमने क्या बोला, h रो g, और ये प्रेशर ही क्या है, स्ट्रेस के इक्वल है। तो इस प्रेशर से हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, ये जो प्रेशर है हमारा यही किसके इक्वल है, स्ट्रेस के इक्वल है, h रो g, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेस है ये कौन सा स्ट्रेस लेंगे हम, इलास्टिक लिमिट वाला। इलास्टिक लिमिट जो होगी टिपिकल रॉक की वो हम कितनी लेके चलते हैं, 3 × 10 की पावर 8, 3 इंटू में 10 की पावर 8 लेके चलते हैं। हाइट ऑफ द माउंटेन हमने निकालनी है, ठीक है भाई, टिपिकल रॉक ले ली हमने, ठीक है ना, उसकी इलास्टिक लिमिट ये है, तब हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक लिमिट में लेके चलेंगे, उसके बाद तो क्या करेगा, टूटना ही शुरू करेगा या डिफॉर्म होना शुरू होगा, ठीक है। तो रो हमारे पास कितनी है इसकी,
जो ये रॉक जो है हमारे पास, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, मान के चलो 3 इंटू में 10⁻3 जो डेंसिटी है वो कितनी है, 3 इंटू में 10⁻3 kg/m³। अब ये मतलब क्या होता है जब हम डेंसिटी कहते हैं ना इतना, इसका मतलब क्या है कि मीटर क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम। मान लो आपने ये एक क्यूब बनाया, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर की ये है लेंथ हो गई, 1 मीटर की ब्रेथ हो गई, 1 मीटर की हाइट होगी। अब इसमें आप ये वाला मटेरियल डाल दोगे ना, रॉक वाला, ठीक है, इस पूरे में, तो ये जब आप देखोगे कितना मटेरियल आया तो उसका वेट जो मास होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 10⁻3 यानी कि कितना, 3000 किलोग्राम होगा। जैसे डेंसिटी के लिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए ये सब। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻3 kg/m³ होती है, ठीक है, यानी कि 1000 kg/m³। इसका मतलब यही होता है कि आपने एक टैंक बनाया इस तरीके का, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर रखी, ब्रेथ भी 1 मीटर रखी और हाइट भी 1 मीटर रखी, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ गया। तो उसमें जो पानी आ रहा है उसका जब आप मेजरमेंट करोगे तो वो कितना आ रहा है, 1000 kg आ रहा है, यानी कि 1000 लीटर आ रहा है। तो 1000 लीटर और 1000 kg एक ही होता है, पहले तो ये बात समझो, ठीक है। 1000 kg या 1000 लीटर वाटर की अगर आपको टैंक बनाना है तो 1 मीटर का आप क्या करो, लेंथ ब्रेथ हाइट ले लो और एक टैंक बना लो और उसमें कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो जी हम कितना ले रहे हैं, इसमें 10 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो एच देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू में 10⁸, नीचे आ जाएगा 3 इंटू में 10⁻3 एंड 10, 3 से, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 10⁻4 और ऊपर कटेगा तो ये 4 ही रह जाएगा। तो 10⁻4 मीटर की हाइट आ रही है, यानी कि 10,000 मीटर की आ रही है हाइट, मैक्सिमम हाइट आ रही है ये, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ये होती है 8.850 मीटर, यानी कि 8.8 किलोमीटर। और अगर इसको किलोमीटर में बनाए तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट आती है अगर हमारे पास इतना इलास्टिक लिमिट है रॉक की और ये डेंसिटी वाला है, तो इतनी मैक्सिमम जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती कभी भी। क्लियर है, ये चीज़ समझ रहे हो ना आप बात को कि शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हमारा जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ये ऊंचा होता जा रहा है। लेकिन शियर स्ट्रेस, समझ रहे हो, शियर स्ट्रेस जो होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा हमारे पास ये, और ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे शियर स्ट्रेस की जो इलास्टिक लिमिट से, तो वो क्या होगा बताओ, वो यहाँ से टूट के नीचे ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा होगा शेप ऑफ रॉक्स हमेशा ऐसी होती है पिरामिड की, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या करते हैं हम, शियर मॉडुलस लगता है, शियर स्ट्रेस की कहानी है। लेकिन जो मेन बात यहाँ पर है कि ये ऊंचाई इसकी बनती रहती है जो और दूसरे स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, जब उस स्ट्रेस पे वैल्यू पहुँचती है तो ये ऊपर से नीचे आता है इस तरीके से, दैट इज़ अ टेंजेंशियल फोर्स इसमें लगती है, तो ये स्लाइड करते हैं नीचे। तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड किस पे करती है, इलास्टिक लिमिट पे। क्लियर है, तो मैक्सिमम जो इलास्टिक लिमिट है वो यही हो सकती है, तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट ये हो सकती है। क्लियर है, तो यही सब लिख रखा है हमने यहाँ पर कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द शियर मॉडुलस ऑफ रॉक एंड द स्ट्रेस ड्यू टू द ऑल द मटेरियल्स ऑन द टॉप शुड बी लेस देन द क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस। यही मैंने आपको बताया, जितना भी मटेरियल है वो सारा जो स्ट्रेस है वो कम ही होगा किससे, शियर स्ट्रेस से, एट विच द रॉक फ्लो, और जिस पे क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस पे रॉक क्या होगा, फ्लो करेंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। एट द बेस ऑफ द माउंटेन, ऑब्वियसली बात है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेशर लग रहा है जो कि HROG है। और ये जो प्रेशर लग रहा है ये मत समझना कि हमारा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है या हमारे पास यहाँ बल्क मॉडुलस वाला कंप्रेशन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो ना, ये चीज़ क्या होती है, साइड में आ जाती है, तो है क्या ये शियर वाला है। क्योंकि जो हमारे कंप्रेशन वाले, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक वाली बात करें तो वहाँ तो हर जगह से ऐसे परपेंडिकुलर लगता है, इसमें तो सिर्फ ये चीज़ लग रही है, बाकी तो सब इधर साइड में आ रहा है। तो साइड्स इसकी क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं माउंटेन की, सिर्फ यहाँ पर प्रेशर पड़ता है इसके मिडल में, ठीक है। तो वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द माउंटेन, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द माउंटेन, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इलास्टिक लिमिट जो है टिपिकल रॉक की वो इतनी है, ठीक है। स्ट्रेस हमने इसके इक्वल लिया, प्रेशर स्ट्रेस एक ही बात है यहाँ पर, HROG के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर h निकाल दिया, ठीक है। तो दिस इज़ नियरली द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो उसकी 8.8 किलोमीटर थी और यहाँ भी अप्रोक्सीमेट वही निकल रही है, ठीक है। एंड द हाइट ग्रेटर देन दिस विल नॉट बी एबल टू विदस्टैंड द शेयरिंग स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली बात है हाइट इससे ज़्यादा जो है एबल ही नहीं होगी, विद स्टैंड ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेस क्या होगा वहाँ लगेगा और उससे क्या होगा, वो रॉक फ्लो करेगा नीचे, एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा माउंटेन का। देखो ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, मेन आपको समझ में आना चाहिए, बुक्स वगैरह में आपको पता नहीं चलता कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें 5th पॉइंट की, जो शाफ्ट होती है ना, शाफ्ट,
एक होती है होलो और एक होती है सॉलिड। तो जो होलो शाफ्ट होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है किससे, सॉलिड शाफ्ट से, ठीक है। अगर हम सेम मटेरियल लें और इक्वल क्वांटिटी लें, ठीक है, उसका हम क्या करें, एक सॉलिड बना दें और एक होलो शाफ्ट बना दें, तो स्ट्रोंगर कौन सी रहेगी, होलो वाली रहेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं शाफ्ट होती क्या है, इस तरीके की होती है, दिखाई दे रही है ये वाली क्या है हमारे पास, होलो है, ये क्या है, होलो है ये वाली, और ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये कौन सी है, होलो शाफ्ट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम लिया है। जैसे हमने मान लो इसमें ये स्टील की लिया है, एक तरह से हम इस तरीके से समझें, ठीक है। इसका भी 20 है वॉल्यूम, ठीक है, और इसका भी 20 है वॉल्यूम मटेरियल का जो लगा है इसमें, ठीक है ना, उससे जो, तो यहाँ पर ये लेस स्ट्रॉन्ग रहेगी रेदर देन दिस होलो, होलो वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इससे। बात समझ गए ना मेरी आप। 20 मान लो 20 उसका आपके पास क्या है, वॉल्यूम है स्टील का, ठीक है। तो उसी से आपने होलो बनाई और उसी से आपने सॉलिड बनाई, तो स्ट्रॉन्गर कौन सी रहेगी, होलो वाली रहेगी। क्लियर है, सेम लेंथ की, सेम मास की, सेम वॉल्यूम की। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अब यहाँ पर हम किस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जो ये शाफ्ट होती हैं, जैसे मान लो ये शाफ्ट है, ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट ऐसे लगे, ये ट्विस्ट ऐसे लगे, ठीक है, ये ट्विस्ट। क्लियर, अब किसमें ज़्यादा ट्विस्ट लगना चाहिए, ठीक है ना, कि जिससे क्या हो, ये मुड़ जाए इस तरीके से, ठीक है ना। एक तो क्या घूम रही है, वो एक अलग चीज़ है, हम कह रहे हैं ट्विस्ट होए, एक इधर से और एक इधर से, ये इधर लग रही है और एक इधर लग रही है, तो अगर ये ऐसे हो गई तो वो ज़्यादा टूट जाएगी। तो टॉर्क किसमें, ये वाली किसमें ज़्यादा है, होलो वाली में ज़्यादा है ये वाली चीज़, ठीक है ना, तभी ये स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है इतनी बात, जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगी इसमें, क्लियर हो रही होगी बात। ये मैं घूमने की बात नहीं कर रहा सिर्फ, ठीक है, वो तो एक ऑब्वियस बात, आप मोटर वगैरह में देखते होंगे ऐसे घूमती है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मजबूती कैसे देखते हैं हम, ऐसे इधर से इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, ये होता है ट्विस्ट। टॉर्क जो है ये लग रही है ट्विस्ट करने को, ठीक है ना। तो किस में स्ट्रेंथन ज़्यादा है, जिसकी ये वाली टॉर्क ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, जिसमें घुमाना मुश्किल होगा, तो ये किस में घुमाना ज़्यादा मुश्किल है, ट्विस्ट देना, होलो वाली में रेदर देन सॉलिड वाली से। क्लियर है, तो यहाँ पर हम देखो इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं किस तरीके से। देखो, होलो शाफ्ट इज़ फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम इक्वल मटेरियल। जैसे हमने कहा टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड यूनिट ट्विस्ट इन अ सॉलिड शाफ्ट, जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है सॉलिड शाफ्ट में, वो ये फार्मूला हमारे पास पाई जी आर की पावर 4 2L। जी क्या है हमारा, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ दैट शाफ्ट, एंड एल इज़ द लेंथ। क्लियर है, जैसे हम बात करें इसमें, यहाँ पर अगर आप ये देख पा रहे हों, ये है सॉलिड वाली, तो इसकी जो है रेडियस ये है आर, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। और इसके लिए जो टॉर्क है वो टॉ डैश है, ठीक है। अब इसमें देखो, आप अगर देख पा रहे हो, ये क्या है हमारे पास, अगर इसका ये सेंटर है, ये इनर रेडियस है, ठीक है, ये वाली R1 है, और आउटर रेडियस ये रहेगी, ये वाली इस वाले किनारे के साथ पूरी, ठीक है ना। दो गोले हैं ना, ये देखो ऐसे हैं दो गोले ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला R1 है और ये वाला क्या है हमारा R2 है, इस तरीके से समझो, समझ रहे हो। यहाँ से देखो, ये है R1 और ये बाहर वाला जो सर्कल है इसके लिए क्या है हमारे पास, ये R2 है, ठीक है, दो रेडियस हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, हमने जब टाउ डैश निकाला तो हम इसी तरीके से करेंगे इसमें, पाई जी और R1 की पावर 4 होगी, ठीक है। और फिर जैसे मैं इसमें करूँ, एक बनेगा इसका पाई जी R1 की पावर 4 2L और एक बनेगा पाई जी R2 की पावर 4 2L। तो इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ तो कॉमन आ गई, पाई जी और 2L इसमें भी है, इसमें भी है। और ये क्या करेंगे हम, R2 के 4 में से R1 का 4 यहाँ माइनस कर दिया, इस तरीके से, ऐसे समझना है। इसमें से ये माइनस करना है, तो कॉमन ले लिया हमने जो कॉमन है, और R2 का 4 माइनस R1 की 4, इस तरीके से आया ये हमारे पास। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास हमने क्या कहा कि ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो सेम मटेरियल है, उतनी ही क्वांटिटी का बना है, तो इनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा सॉलिड का और उसका, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड होलो आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें देखो जरा, सॉलिड वाले के फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो एच क्या है, इसमें हाइट है, और यहाँ पर इसमें हम एच को क्या ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एल बनेगा फॉर्मूला। तो पहले का बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, और होलो वाले के लिए क्या बनेगा, देखो पाई ये बन जाएगा आपके पास R2 का स्क्वायर एल माइनस में पाई R1 स्क्वायर एल, तो ये बन जाएगा पाई
R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर और ये L। समझ रहे हो ना ये चीज़? ये तो आपको पता है, क्लास 10th में आपको पता है किस तरीके से हम वॉल्यूम निकालते थे, इस तरीके से होलो अगर होती थी। देखो ना वॉल्यूम क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये तो खाली है इधर, ठीक है ना, ये चीज़ बनी हुई है सिर्फ, ठीक है। लेकिन मटेरियल उतना ही जितना इस सॉलिड का है उतना ही इसका है ये, ठीक है, ये वाला चीज़। तो ये है वॉल्यूम, मटेरियल का वॉल्यूम है ना, ये है। तो ऑब्वियस बात है ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये R2 का लें अगर हम, और फिर हम किसका लें, R1 का लें, और R2 में वाले में से R1 माइनस करेंगे अगर, तो ऑब्वियस बात है ये बीच वाला पार्ट ही रह जाएगा, इस तरीके से वॉल्यूम निकलेगा। क्लियर है? ये सब आपको पता है कैसे निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है आपके। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो पाई एल कट जाएगा यहाँ से, ये आ गया आपका आर स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से ये टाउ डैश अपॉन में टाउ करेंगे अगर हम, तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास ये पाई जी R2 4 माइनस R1 4 बाय 2L अपॉन में पाई जी R4 अपॉन में 2L, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये 2L से ये 2L कैंसिल, पाई जी से ये पाई जी कैंसिल, क्या बचा इधर, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन में R की पावर 4, ये बचा, ठीक है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R2 स्क्वेयर इस तरीके से लिख दूँ माइनस R1 स्क्वेयर इस तरीके से। तो ये देखो क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये पूरा ए है, ए का स्क्वेयर और ये बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और फिर ये R2 स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा ए है ना और ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में R की पावर 4। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? ये चीज़ आई समझ में? अभी देखो यहाँ पर ये वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली, ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो देखो क्या होगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये भी फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं, सोचोगे कहाँ से आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है। ये देखो R2 स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर, और ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, इसकी जगह मैं R स्क्वायर लिख रहा हूँ बस, सिंपल, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू ये R स्क्वायर यहाँ पुट कर दी, और ये R4, ये इससे कटेगा, इधर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये क्या बचा, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन में क्या है, R स्क्वायर है, ठीक है। और ये टाउ डैश बाय टाउ है, ये आ रहा है, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर इसमें? अब ये चीज़ आपके समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर क्या आ रहा है, R स्क्वायर आ रहा है, मतलब R2 के स्क्वायर में से माइनस करके R1 स्क्वायर कर रहे हैं तो R स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर तो ग्रेटर देन R स्क्वायर ही होगा या नहीं? अगर माइनस करके R स्क्वायर आ रहा है, अगर देखो 4 माइनस 2 करके अगर हमारे पास 4 माइनस 3 करके अगर हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 प्लस 3 तो ग्रेटर देन 1 होगा ही या नहीं? कोई चीज़ माइनस करके आ रही है तो उनका प्लस करेंगे तो वो तो उससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, R2 का स्क्वायर प्लस में R1 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा R स्क्वायर से यहाँ पर। तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये भी इससे बड़ा है, समझ रहे हो? इट मीन्स टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ। तो यानी कि जो टॉर्क है होलो वाले की वो ज़्यादा है किससे, सॉलिड वाले से। और ये कौन सी टॉर्क है, जो ट्विस्ट टॉर्क है, ठीक है ना, जिससे ये ऐसे ट्विस्ट, एक इधर से एक इधर से, ये ठीक है, इसकी वजह से ब्रेक होता है। तो जिसमें टॉर्क ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा मजबूत है ना, ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी उसे तोड़ने में, ठीक है। तो होलो वाले की ज़्यादा है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है हमने। सो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द होलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन द सॉलिड सिलेंडर, हैंस अ होलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शाफ्ट, एंड फॉर दिस रीज़न क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो होलो स्ट्रक्चर्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ तो दिखते नहीं इंडिया में तो, लेकिन आपने टेलीफोन वाले देखे होंगे पोल्स, उनको ऐसे खड़खड़ करना, ठीक है, खड़काना तो आवाज़ आएगी, तो अंदर से खोखले हैं वो, तो होलो हैं, ठीक है ना। तो कई कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, ये होलो स्ट्रक्चर्स के लगते हैं वो, ठीक है, स्टील वाले। तो यहाँ हमारे यहाँ तो जैसे इंडिया में मोस्टली मैंने जो देखे हैं वो कौन से होते हैं, टेलीफोन वाले पोल्स हैं, वो कैसे हैं हमारे पास, होलो हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाले तो वो सीमेंटेड से ही लगा रहे होते हैं, ठीक है, कई जगह होंगे भी होलो, ठीक है। चलो मेन बात ये पता करनी थी, आपने पेपर में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो होलो क्यों होते हैं।
तो आपको बताना है क्यों, ताकि जो होलो जो होते हैं उनमें जो होती है टॉर्क ग्रेटर होती है देन द सॉलिड, तो वो मजबूत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं इस वजह से। क्लियर है। और क्या है, उनकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है। क्लियर, मतलब चलते ज़्यादा हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। क्लियर है। तो ये सब था जी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा करवा दिया है, तो ये अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक लेंथ ही ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मैंने आपको बार बार बोला कि अलग अलग पूछता है इसमें, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, लिखा आप अपनी लैंग्वेज में सकते हो, बस समझना है मेनली कि क्या है। ठीक है, कर लोगे इसको। इसके बाद छोटी छोटी टर्म्स हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आपके पास हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।